ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द नेम ऑफ आईआईटी। मतलब आपको इससे बता देता हूँ कि अब तो क्या है, डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस की शीटें अलग अलग कर दी गई हैं। ठीक है, आज से 2 साल पहले तक जब इसकी शीटें एक हुआ करती थी तो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट ओनली एक चैप्टर हुआ करता था। और आप यकीन नहीं करेंगे, एक्सरसाइज 3 में 56 क्वेश्चन थे हमारे पास में, और एक्सरसाइज 3 में 56 क्वेश्चन में सिर्फ 4 क्वेश्चन डिटरमिनेंट के थे, माने 52 क्वेश्चन मैट्रिसेस के थे। आप अपने आप में इससे रेशो समझ जाएंगे कि कितना पावरफुल है। आप ये छोड़ो, सीधी बात, अगर बाय द वे कोई भी थोड़ा भी मेंटली स्ट्रांग है तो वो जाकर के पुराने आईआईटी के पेपर देख लें, तो भी मेरे को लगता है कि शायद मेरी बात में वजन दिख जाएगा। ठीक है, डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस आईआईटी एडवांस में 4 हैं साहब, जैसा दिख रहा है। ठीक है, अब जरा मैट्रिसेस में भी देख लेते हैं। मैट्रिसेस में 21 है ना 22 है, आप यहां से पता कर सकते हैं। मतलब आपको पता चल गया ना, 4:22। ठीक है ना, हाँ, इससे पता चलता है ये चैप्टर में क्या खास बात है ना। हाँ, और इसमें अजीब बात क्या है ना, इसमें कोई आंसर नहीं निकालना होता, ये सिर्फ घुमाने का चैप्टर है। और दिमाग की चीज है अल्टीमेट वाली। सबसे पहले है ना वो अलग तरह की बातें कर लेते हैं, पहले वही डेफिनेशन वगैरह। ठीक है, लिख लीजिएगा, इट इज अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को है ना ये लोग एरे भी बोलते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा ना। ठीक है, इट इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, इट इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। लिख लिया, इट इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ठीक है, सेकंड नंबर पे लिखिएगा, इट इज ऑलवेज रेक्टेंगुलर, इट इज ऑलवेज रेक्टेंगुलर। थर्ड पॉइंट में लिखिएगा, इट हैज m rows and n columns, then its order is m cross n, then its order is m cross n, राइट है भाई, then its order is m cross n। अब जरा इसको समझना, पहली बात मैंने आपको इसमें क्लियर कर दी है, ये स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगुलर है। ठीक है ना भाई, अभी आपको नहीं पता चलेगा, धीरे धीरे मैं आपको याद दिलाऊंगा तब समझ में आने लग जाएगा। जैसे सपोज आई सेट ए बी सी डी ई एफ, बताओ कितनी रोज हैं? ऐसे कितनी रोज हैं? 3। देखो 1 फिर 2 फिर 3, दिख रहे हैं? तो 3 तो रोज हैं, और कॉलम कितने हैं? तो इट इज 3x2, इसका ऑर्डर 3x2 कहलाएगा। अभी आया समझ में या नहीं आया? ठीक है ना। अच्छा बताइए, अगर मैं आपके सामने सिर्फ लिखता ए बी सी, ठीक है, अब इसका ऑर्डर चुपचाप लिख दो, बोलो मत। अरे अब तो ऑर्डर लिख दो चुपचाप, ऑर्डर लिख दो चुपचाप, ऑर्डर लिख दो चुपचाप, ऑर्डर लिख दो चुपचाप। नहीं आया? हाँ, मैं जैसे से बोलता हूँ ऑर्डर लिख दो चुपचाप, इधर बाजू वाला 3x1 3x1 3x1, अरे भाई ऑर्डर लिख दे चुपचाप। नहीं आया? लिख दिया क्या? 3x1, पक्की बात है। और अगर ये सर एबीसी ऐसा होता तो क्या आप इसे मैट्रिसेस मानते? हाँ, क्यों नहीं मानते? इट इज 1x3, 1x3। और अगर सिर्फ ए लिखा होता तो 1x1। कहानी पकड़ में आ गई आपको? इट इज 1x1। अब जल्दी से मुझे एक 3x3 का अरेंजमेंट दिखाइए, 3x3 का अरेंजमेंट बनाओ। अरे 3 आप तो बना लो अपनी कॉपी में। ये बन गया सर, लो बन गया, आगे चलो। आप तो मुझे आप धक्या दे रहा करो कि चलो सर आगे ठेले हैं अपन। हो गया ए बी सी ई एफ जी एच आई जे, बस 3x3 तैयार, डन। अभी भी नहीं आया? 3x3, 3 रोज 3 कॉलम। ठीक है भाई, क्या रेक्टेंगुलर स्क्वायर हो सकता है? हाँ या ना? हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है? नहीं, है ना। यहाँ पे जरूर संभाल के चलना, ठीक है। इसीलिए शायद पिछले चैप्टर और इस चैप्टर में बेसिक फर्क यही बता दिया जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 पे आ जाएगा। ठीक है, इट इज कॉमनली डिनोटेड बाय, इट इज कॉमनली डिनोटेड बाय दिस ब्रैकेट और दिस ब्रैकेट, ऐसे लिख देना बस। इट इज कॉमनली डिनोटेड बाय दिस ब्रैकेट और दिस ब्रैकेट, ऐसे दोनों ब्रैकेट्स में दिखा जाता। कभी कभार कहने का मतलब ये कि ऐसे भी दिखा सकता था, ये ऐसे भी दिखा सकते थे, ऐसे। इट इज इक्वली नोन एज मैट्रिसेस, है ना। लेकिन जब 2 पैरेलल लाइनें होंगी तो इट इज डिटरमिनेंट, ठीक है ना, तो इट इज डिटरमिनेंट ऑलवेज। अच्छा, आगे लिखिएगा पॉइंट नंबर 5, डिफरेंसेस बिटवीन मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। डिफरेंसेस बिटवीन मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। फर्स्ट डिफरेंस में डालिएगा डिफरेंसेस बिटवीन मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। लिख लिया आप लोगों ने? डिफरेंसेस बिटवीन मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, एक टाइटल डाल दीजिए छोटा सा, अगली लाइन में लिख दीजिएगा। ठीक है, अगली लाइन में लिख दीजिएगा डिटरमिनेंट इज ऑलवेज स्क्वायर, डिटरमिनेंट इज ऑलवेज स्क्वायर। डिफरेंसेस बिटवीन
ऊपर टाइटल डालिए, डिफरेंसेस बिटवीन मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, है ना भाई। उसमें पहला लिखिएगा डिटरमिनेंट इज ऑलवेज स्क्वायर, ठीक है, बट मैट्रिसेस इज रेक्टेंगुलर, ठीक है, मैट्रिसेस इज रेक्टेंगुलर। सेकेंड नंबर पे लिखिएगा, सेकेंड नंबर पे लिखिएगा मैट्रिसेस इज ओनली एन अरेंजमेंट, मैट्रिसेस is only an arrangement but determinant has its value, मैट्रिसेस की कोई वैल्यू नहीं होती, सिर्फ दर्शन करने के लिए है। मैट्रिसेस तभी तो ज्यादा खतरनाक है क्योंकि आपको पता ही नहीं है करना क्या है। डिटरमिनेंट है ये तो पता है कि इसका आंसर निकाल देना कैसे भी जुगाड़ करके, ठीक है। अरेंजमेंट ज्यादा खतरनाक है, जो चीज सिर्फ आपको देखनी है और देख करके सोचनी है, मतलब सोचना ही है उसमें, ठीक है, तो दिमाग की चीज है मतलब, है ना। डिटरमिनेंट हैज इट्स वैल्यू, लिख लिया। हाँ भाई अगले पॉइंट पे आ जाओ, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 गलत तो नहीं आ गया, पॉइंट नंबर 6, ठीक है। छठा पॉइंट पे लिखेगा। छठा पॉइंट है मैट्रिसेस डिनोटेड बाय कैपिटल ए, ऐसा लिखना कैपिटल ए, फिर ये मैट्रिसेस का साइन AIJ, मैट्रिसेस डिनोटेड बाय कैपिटल ए और AIJ, सोच लिया आप लोगों ने। मैट्रिसेस डिनोटेड बाय कैपिटल ए और AIJ लिख लिया। AIJ के बाद में यहां M क्रॉस N जरूर लिखेगा, लिख लिया। अब जिन्होंने ये लिख लिया वो आगे भी लिख लेना, वेयर AIJ इज एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, लिख लिया, jth कॉलम, बढ़िया। AIJ इज इक्वल टू में एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, लिखते जाओ आगे बढ़ते जाओ, ठीक है भाई। अब मैं अगले पॉइंट के ऊपर आ रहा हूं, ठीक है। बस अपने को एक अपने उसमें ये रजिस्टर में अब ये भी दिखाना है कि अब तक हमने जो ये सब बोला इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए मैं इसको थोड़ा आइडिया दे रहा हूं, इसके अंदर थोड़ा अपन थोड़ा बड़े पे स्केल पे खेल लेते हैं, A11, A12, A13, A14 और डैश A1N। आप समझ गए, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ऐसे n एलिमेंट मैंने खोले हैं, ये बात समझ में आई होगी। अगले नंबर पे ले रहा हूं A21, A22, A23, A24 और ऐसे बढ़ते बढ़ते A2N, सोच लो आप। अगले नंबर पे ले रहा हूं A331, A32, सही है, A33, A34 एंड डैश A3N। यहां तक भी मेरे को नहीं लगता कोई परेशानी आने वाली है। अब आगे बढ़िए डैश, अब मैं इधर से चला, अब मैं आ रहा हूं AM1, बात समझ में आई। इसका मतलब ये कि मैंने कितनी रोज लगा दी, M रोज, और कितने कॉलम लगा दिए, N। तो ये M क्रॉस N का आपको मतलब समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा AM1, AM2, ठीक है, डैश AMN। नाउ इट इज M क्रॉस N। पहले तो आप ये दिखा दीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है, ताकि मैं आपको इसमें आगे बता सकूं। हाँ भाई यहां तक हो गया। अब आगे बढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। अब अपन जो भी गेम खेलेंगे वो इस शर्त के लिए खेल रहे हैं व्हेन m इज इक्वल टू n, ठीक है। मैं एक बार मान रहा हूं m इज इक्वल टू n, m इज इक्वल टू n होते ही अब मैं सबको पता हो जाना चाहिए जब तक m और n आपस में बराबर नहीं है तब तक रोज या कॉलम बराबर नहीं है। जैसे ही रोज और कॉलम बराबर हो जाएंगे, नाउ इट्स बिकम स्क्वायर शेप। ये बात आपको समझ में आता है। m इज इक्वल टू n होते ही कैसा शेप आ जाएगा, स्क्वायर शेप। ये बात समझ में आया। और स्क्वायर शेप होती है, नाउ इट इज स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस की बात कर रहा हूं। अभी आप पहले समझने में दिमाग लगाओ। तो ये जितने भी एलिमेंट है ना, ये दिख रहा है आपको, A11, A22, A33, डैश AMN, दिख गया आपको। इन सबको मैंने उठा करके एक डब्बे में डाल दिया। ये जितने भी एलिमेंट्स है ना, दे आर ऑल नोन एज प्रिंसिपल डायगोनल। ये सब प्रिंसिपल डायगोनल है ना भाई। ये और ध्यान रखना कि कई बार ऐसे बहकने की कोशिश भी कराई जाती है कि ये प्रिंसिपल डायगोनल और ये भी प्रिंसिपल डायगोनल। नहीं, प्रिंसिपल डायगोनल यही वाला होता है, ठीक है ना, यही वाला होता है प्रिंसिपल डायगोनल। अब प्रिंसिपल डायगोनल में आप अगर ध्यान से देख रहे हैं, इट इज A33, A22, A11, अगला A44 डैश चलता रहेगा।
इसका मतलब ये कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर ऑल ए आई आई, ए आई आई। अभी भी नहीं आया समझ में, क्योंकि यहाँ पे आई और जे बराबर हैं। उम्मीद है इतनी छोटी बात आपको पकड़ में। अच्छा, ऊपर के जितने भी एलिमेंट हैं, ये ऊपर के जितने भी ट्रायंगल में एलिमेंट्स आए, ये सारे वो एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, जहां पर ए आई जे इस तरह से है कि आपको ये पता चलता है आई इज लेस देन जे, आई इज लेस देन जे। अब यहाँ पे अगर एक साधारण बुद्धि इंसान थोड़ा पस्त हो जाता है कि यार आई लेस देन का क्या मतलब है। आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 4, कौन बड़ा बता? 4, मतलब आई बड़ा है या जे बड़ा? और यहाँ पे आई छोटा है ना, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 3 है। यहाँ पे भी देखो आई छोटा है, जे बड़ा है, आई छोटा जे बड़ा। तो आपको यहाँ पता चलेगा इस पूरे ऊपर के इलाके के अंदर आई इज लेस देन जे। तो आपको याद रखना है सामने वाले की डराने की टेक्निक है। अब वो स्टार्ट ऐसे करता है कि लेट सपोज अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू में, फिर वो बात करेगा ए आई जे एम क्रॉस एन, फिर सेमीकोलन लिखेगा। इतने में बच्चा डरने लग गया, ठीक है ना। ए इज इक्वल टू में ए आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है ना। कंसीडर एलिमेंट ए आई जे, है ना, और फिर ब्रैकेट के अंदर लिख देगा आई इज लेस देन जे। बच्चा और डरने लग गया है, क्योंकि उसे पता है अभी ये सारा टेक्निकल में बात कर रहा है ना। और ऐसी बातों के अंदर अपन पीछे होके खेलना चालू करते हैं, जबकि कितनी आसान बात है कि आपको बताना चाहिए ए आई जे, आई इज लेस देन जे ऊपर वाला इलाका, और ये नीचे वाला जो दिख रहा है ये सारे वो लोग हैं जिसमें ए आई जे, ठीक है ना, ए आई जे और आई इज ग्रेटर देन जे है। देखिए आपको, तो आप ये दो बातें समझ के चलेंगे। फटाफट ये भी लिख लें, अब अपने वाले उसमें अड़ा लिया, मतलब आप अरे काम चल जाएगा, टेंशन मत लेना। थोड़ा बहुत ट्रायंगल टेढ़ा भी बन जाएगा ना, बन जाएगा। आप ऐसा मत सोचना कि अपन बिल्कुल अपन एकदम सब प्यूरिस्ट हैं, है ना। हाँ सर, हो गया? हाँ भाई, अच्छा अब आपको मैं एक बात और बोलता हूं, ठीक है। I is always lying in between 1 and m, सोचना, और J is always lying in between 1 and n। सही है भाई, ऑब्वियस सी बात है। I की वैल्यू 1 से लेकर के m तक गई है। I की वैल्यू, I माने पहला आदमी, I की वैल्यू 1 से लेके कहां तक गई? m तक गई है ना। और जबकि J ये पीछे वाला आदमी, J की वैल्यू 1 2 3 4 होते हुए कहां तक गई है? n तक। तो इसलिए J इज लाइंग इन बिटवीन 1 to n एंड I इज ऑलवेज लाइंग इन बिटवीन 1 to m। वेरी सिंपल, है ना। अभी भी नहीं आया? हाँ, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर आप गौर कीजिए, क्योंकि कोई गौर ही नहीं करा था इसलिए डराने की चीज हो जाती है। लेकिन अगर आपने देख लिया ना तो आपको समझ में आ जाएगा यार तब बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगले पॉइंट पाइए। हाँ सर, अब आते हैं क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन, फॉर्म अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, ठीक है ना, सच दैट aij is equal to I minus j by 2 when I is greater than j, और I square plus j square when I equal to j, और I plus j by 2 when I is less than j। सही है? आपको कहानी पकड़ में आ गई? जिनको ये बात समझ में आई कि ये अब ये पहले जगह, जैसे अब यहीं से स्टूडेंट पीछे हट सकता है और संभल के भी यहीं से आगे आ सकता है। अगले ने 3x3 देखते ही पहले से जगह बना ली साहब, ये लो साहब, टाट पट्टियां बिछ गई, स्टेडियम खाली। सही है भाई? हाँ भाई, अब एक एक करके अपन आदमी पकड़ते हैं। उम्मीद है आप में से सभी लोग जानते होंगे कि इसमें जो जो भी बैठेंगे वो वही लोग होंगे जिसमें I बराबर J है। सबसे पहले I बराबर J की बात करूं, उम्मीद है यहाँ पे पता होगा, ये I बराबर J दिख रहा है आपको इस पूरे इलाके के अंदर, I इक्वल टू J। अरे ये तो ध्यान होगा ना, I इक्वल टू J, I इक्वल टू J में हमारे को किसको पकड़ना है? I स्क्वायर प्लस J स्क्वायर। उम्मीद है पता होगा ये A11 है ना भाई। तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो इसका मतलब इट इज 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इट इज 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इट इज 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। भर गया ना? नहीं आया? A11 A22 A33 अभी भी नहीं आया। अब जरा इधर आओ, किसी को ध्यान है? ये वाला आदमी इज A12, ये वाला आदमी इज 13, और ये वाला आदमी इज A23 ना। हाँ 23 बराबर है।
2 3 और ये वाला आदमी इस ए, अरे कुछ ज्यादा फेंक दिया ना, A13 A23 सही है क्या? हाँ भाई, अब जिन्हें ये बात समझ में आ गई वो फिर से दिमाग लगाएं। यहाँ पे I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2। अब आपको पता होना चाहिए ये वो इलाका है जहां पर I is less than J, I is less than J माने नीचे वाला। तो इस इलाके के अंदर मुझे भरना है 1 + 2/2। सोचो I की जगह 1, J की जगह 2, तो आगे आप भर लोगे? पहले भरो आप, देखो दिमाग लगाओ। सही है? हाँ बन गया, बहुत बढ़िया। इंटरेस्टिंग काम है साहब, एनसीईआरटी में 3 नंबर का क्वेश्चन, कुछ नहीं ऐसा लिख दिया, नंबर मिल गए पूरे। ठीक है, पहले कुछ नहीं, अच्छे से लिखना है A11 A12 अच्छे से, ठीक है, फिर दिखाना है अपने आप को कि AI ये होता है, AIJ ये होता है, और फिर एक एक करके वैल्यू भर देना। बन गया? आओ इस पे भी चेकिंग हो जाए फटाफट से, जिन लोगों ने बना लिया। इट इज 1 + 3/2, इट इज 2 + 3/2। सही है भाई, हो गया ऊपर का? ऊपर के 3 तो भर दिए मैंने, नीचे वाले में क्या भरना था साहब? I is less than J। ये इलाका ध्यान है ना, I is greater than J, ऐसे है ना? ये इस पूरा इलाका is I is greater than J। अब अरे यार चौक गया, I is greater than J, इसमें क्या करना था साहब? I माइनस, तो उम्मीद है ये वाले इस एलिमेंट को दुनिया वाले पुकारते हैं A21, सही है? तो इट इज 2 - 1/2, ठीक है ना? इट इज 3 - 1/2, इट इज 3 - 2/2। अब इसे सफाई से लिख दूं, है ना भाई? इसे सफाई से लिखने का मतलब क्या हुआ? इसे सफाई से लिखने का मतलब हुआ A belongs to नहीं, A is equal to, right now it is 2, it is 3/2, पास वाला is 2, नीचे वाला 1/2, उसके बाद वाला 8, अगले वाला 5/2 बराबर, अगला वाला 1, अगला वाला 1/2, अगला वाला 18 बराबर है। लीजिए साहब आंसर देगा, ठीक है? जिनका बन गया बेहतरीन काम था, ठीक है? हाँ भाई, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, ठीक है ना, ऑफ 3x2 सच दैट Aij is equal to mod I - 2j / 2। करो I - 2j/2, mod I - 2j/2। हाँ भाई बन गया क्या? 3x2 की बात हुई थी ना? हाँ जी साहब, 3x2 के अंदर पहले नंबर पे mod 1 - 2 × 1 / 2 का mod क्लोज, सही भाई? इट इज A12, तो 12 मतलब I की जगह 1 - 2 × 2/2, इट इज A21, A21 होता है, इट इज mod, ठीक है? ब्रैकेट के अंदर कितना, I की जगह 2 - 2 × 1/2, राइट है भाई? इट इज A22 माने I की जगह भी 2 और J की जगह भी 2, तो 2 - 2 × 2/2 बराबर है। अगले वाले बात बताऊं, इट इज A31 माने I की जगह 3 - 2 × 1/2, इट इज A32, इट इज 3 - 2 × 2/2। सही है भाई? ढंग से लिखने का टाइम, ठीक है? राइट नाउ, अच्छा आप बोल रहे हैं, मैंने सोचा गलत चला गया। इट इज 3/2, इट इज 0, इट इज 1, अच्छा अगला 1/2, इट इज 1/2, श्योर बराबर है। तो मतलब ये कि कुल मिला करके, हाँ यार एक चौक चाहिए, एक ही चाहिए था बस, ले जाए बच जाएगा। हाँ भाई, तो अपने पास में स्क्वायर का तो हो गया, ठीक है? मतलब इसका आंसर तो बन गया। अगले बात और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब आगे बढ़ने का टाइम, बिना पीछे मुड़ते हुए, बहुत जबरदस्त चीज है साहब, गजब की चीज चालू हो जाएगी अभी अचानक से। थोड़ी देर के लिए स्लो होता है, फिर वापस खींच लेगा अपने आप को चैप्टर। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, उसमें सबसे पहले लिख लीजिएगा पहले नंबर पे अपने पास में, ठीक है? सबसे पहले याद है ना, फर्जी चीजें आती हैं, रो मैट्रिक्स। हाँ साहब, दिमाग में आइडिया भी आ गया होगा, जिसकी शक्ल
रो जैसी होती हो, ठीक है ना भाई। तो लिख लीजिएगा, इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस n। इट इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस n, ठीक है। ABC 1 क्रॉस 3, ठीक है ना। ABCD 1 क्रॉस 4 एटसेट्रा, दैट्स इट। सेकेंड नंबर पे आ जाइए। रो के बाद में अगले नंबर पे आया कॉलम मैट्रिक्स। लिख लिया आपने कॉलम मैट्रिक्स। इसमें ना लिखना चालू कीजिए, इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस 1। इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस 1, शक्ल ऐसी वाली, ठीक है। राइट नाउ इट इज ABC 3 क्रॉस 1, इट इज ABCD 4 क्रॉस 1, ठीक है ना। जिनका ये बन गया, अगले नंबर पे आ जाइएगा। पॉइंट नंबर 3 इज नल मैट्रिक्स। जल्दी से आगे बढ़िए। नल मैट्रिक्स, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, if all elements of matrix are 0, then it is a null matrix. If all elements of a matrix are 0, if all elements of matrix are 0, then it is a null matrix, ठीक है। हाँ भाई, रिमेंबर इसके अंदर एक और बात छोटी सी याद रख लेना, 0 0 0 0 0 0, ठीक है ना, इज नॉट इक्वल टू 0 0 0 0 0 0। ये नहीं कि यार सर दोनों दिखने में तो एक जैसे हैं, सब में 0 0 तो है तो दोनों बराबर होंगे, नहीं। दो मैट्रिक्स तभी बराबर होती हैं जब अंदर के एलिमेंट भी बराबर हो और ऑर्डर भी सेम हो, अदरवाइज नहीं होती, है ना भाई। हाँ, तो क्योंकि इनका ऑर्डर डिफरेंट है इसलिए मैट्रिक्स सेम नहीं कही जाती, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 पे आ जाएगा। फोर्थ नंबर इज स्क्वायर मैट्रिक्स। चौथे नंबर पे डालिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। देख लिया स्क्वायर मैट्रिक्स, व्हेन नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, लिख दिया। व्हेन नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, फिर बस एक फोटो लगा दीजिएगा, A11 A12 A13 डैश डैश A1n। फिर उसके बाद में एक लिख दीजिएगा A21 A22 A23 डैश डैश A2n। इसी प्रकार A31 A32 A33 और डैश डैश A3n, और डैश डैश यहाँ तक आते आते AN1 AN2 AN3 डैश डैश ANn, ठीक है। Is a square matrix. लिख लिया, it is a square matrix. आगे इसमें लिखिएगा, here order is n cross n, here order is n cross n, ठीक है। but we call it matrix of order n। here order is n cross n but we call it matrix of order n। ध्यान रखना, इसका मतलब समझ में आ गया आपको। ये पहली बार और आखिरी बार हो रहा है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है सिर्फ कि कोई आपको ये बोल दे कि 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है या 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अगर 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बोला है ना, तो इसका मतलब पहली बात तो स्क्वायर है और 3 क्रॉस 3 है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ अब तक हर बार 3 क्रॉस 2 3 क्रॉस समथिंग होता था, ठीक है ना। लेकिन अगर भाई तो इसमें n क्रॉस n है तो इसको हम लोग बोलने के टाइम पे n ऑर्डर बोलेंगे, ध्यान रखना भाई, ठीक है। ये छोटी बात है लेकिन कई बार अपन ध्यान नहीं देते, अपन सोचते हैं n आगे क्या, n आगे क्या, आगे कुछ नहीं, n ऑर्डर माने n क्रॉस n, ठीक है ना भाई। हाँ भाई, आगे लिखेगा, here AII are diagonal elements, here AII are diagonal elements, here AII are diagonal elements, लिख लिया। here AII is are diagonal elements। इसके बाद में इसी में इंपॉर्टेंट रिमार्क,
डाल करके लिखेगा, टाइटल डालिएगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ये पहली चीज जो आपके काम की है, पेपर्स में बहुत पूछी जाती है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना भाई, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स sum of all elements in a square matrix, sum of all elements in नहीं, sum of all elements of diagonal, sum of all elements of diagonal, sum of all elements of diagonal in a square matrix, of diagonal in a square matrix are known as trace of matrix। ठीक है, इज नोन एज, सॉरी, इज नोन एज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, इज नोन एज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय TRA, इट इज डिनोटेड बाय TRA, ऐसे ना, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, इट इज डिनोटेड बाय TRA। लिख लिया, ये बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत काम की चीज है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब आप में से कोई भी समझ सकता है कि इट इज समेशन ऑफ AII, समझ गया आप, I इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, जहां तक वो लेके जाए। तो ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू में दिस वन, इसको और चिपका लो आप। हो गया भाई, यहां तक की बात समझ में आ गई? नहीं आई? जिनको ये बात नहीं समझ में आई उनके लिए अगले पे पॉइंट पे बात करता हूं। 103 है ना, 2 - 1 4 और 3 2 7, सही है। अगर कल को कोई पूछे इसमें ट्रेस ऑफ A क्या होगा, तो ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू 7, बिल्कुल ठीक है। देन ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू में 1 + -1 + 7 एंड दैट इज 7। बस ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स का सम जो होता है दैट इज ट्रेस। अब ये दिखने में जरूर आसान है, लेकिन आपको पता है ना, जहां भी आसान की बात होती है ना, वहां वो कैसे भी करके कुछ तो भारी कर ही देते हैं। सबसे आसान पार्ट है मैट्रिसेस का, सबसे आसान ट्रेस ढूंढना, माने सबका एलिमेंट का सम करना। मतलब कॉमनली आस्क्ड इन मेंस एज वेल एज इन एडवांस, पूछ ही लेते हैं वो लोग क्वेश्चन में, ठीक है। और इंटरेस्टिंग है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज और ट्रेस देख लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस। हाँ भाई, पहले नंबर की प्रॉपर्टी में लिखेगा ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ A प्लस B, लिख लिया। अगले नंबर पे लिखेगा ट्रेस ऑफ KA इज इक्वल टू K टाइम्स ट्रेस ऑफ A, ट्रेस ऑफ KA इज इक्वल टू K टाइम्स ट्रेस ऑफ A, ठीक है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी ट्रेस ऑफ AB इज इक्वल टू में ट्रेस ऑफ BA, ट्रेस ऑफ AB इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ BA। आगे चलेंगे, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस पे अभी बात नहीं करूंगा, पहले अपन अपनी बात पूरी कर लें, क्योंकि हम लोग जिस पे चल रहे थे वो था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। उसमें बीच में स्क्वायर मैट्रिक्स आया जिसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ट्रेस, इसलिए इसको बीच में उठा लिया गया, ठीक है ना। आगे बढ़ रहा हूं, आगे लिखेगा क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना भाई। क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए साहब, स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा दो पार्ट्स में क्लासिफाइड हुई हैं। फर्स्ट वन इज डायगोनल मैट्रिक्स, फर्स्ट वन इज डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना भाई। एंड सेकंड वन इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है भाई। डायगोनल मैट्रिक्स एंड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है ये भी मतलब इसमें सब काम कर, अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स पूरा पार्ट ही काम कर। ये पेज आपके स्टार्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पेज है, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर ही दोनों आते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स कौन होगा, जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब जीरो। डायगोनल मैट्रिक्स कौन होगा, जिसमें डायगोनल को छोड़ करके बाकी सब जीरो। बात समझ में आई आपको? इसका मतलब ये कि 0 0 D, अब इसका नाम बदलने के लिए D1 D2 D3 कर दो। दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स, ये अपने आप में डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर ये अपने आप में डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसको बोलते टाइम पे ऐसे बोलते हैं DAIG D1, D2, D3। ध्यान रखना, वो ऐसे लिखेगा, आप समझ जाओगे कि ऐसा है। अगर मान लो इसने लिखा होता D1 D2 D3 4 D3 D4,
लिखते मैं समझ जाता कि ये 4 क्रॉस 4 मैंने 4 ऑर्डर किया है, अभी भी नहीं आया। हाँ, अभी D1 D2 D3 में सारे जीरो नहीं हो सकते, इसको लेकर के कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है। मैथमेटिशियन अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात रखते हैं, ठीक है ना भाई। हम ये मान के चलते हैं, है ना, एनसीईआरटी के, क्योंकि अपना पेपर का देवता ही एनसीईआरटी है, ठीक है। तो हमारे को पता है, हमारे देवता को पसंद है कि सारी बलि नहीं ली, छोड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि D1 D2 D3 सारे जीरो नहीं होंगे। कहने के मतलब अगर ये सारे जीरो हो जाते तो आपको पता होगा फिर तो ये नल मैट्रिक्स बन गया, है ना। तो वी डू नॉट कंसीडर नल मैट्रिक्स एज अ डायगोनल मैट्रिक्स, फ्यू बुक्स कंसीडर, ठीक है। बट इट इज कॉन्ट्राडिक्शन एंड दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अस। वो अपना दिमाग चलता नहीं अपने, तो माफ कर दो भाई, अपन तो बाकी में नंबर कमा लेंगे, इसमें नहीं कमाएंगे। बस ये कह करके हम तो आगे चले आते हैं, क्योंकि है ना, कॉन्ट्राडिक्शन में कोई लेना देना नहीं, बल्कि उल्टा इससे हमारा फायदा बहुत है, ठीक है। आप पहले यहां तक एक फोटो बना लिया, आप लोग एग्जाम्पल लिख लो और आगे चलते हैं, ठीक है भाई। हाँ भाई, अब इसके अंदर आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ने पे आपको 2 पार्ट और लिखने हैं, ठीक है ना। फर्स्ट वन इज स्केलर, नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट इंपॉर्टेंट, ठीक है। फर्स्ट वन इज स्केलर मैट्रिक्स, और स्केलर मैट्रिक्स के बाद में अगली वन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, बहुत काम की चीज। डायगोनल में सबसे ज्यादा काम की चीज ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। पहले आप इसके नीचे ये डायग्राम ये बना लिया आप लोगों ने, हायरार्की ऑर्डर हो गया। अब स्केलर में क्या है, मैं आपको पहले समझा देता हूं। स्केलर में कुछ खास नहीं है, पहले आप ध्यान से देख लीजिएगा। स्केलर में, है ना, जैसे पिछले वाले के अंदर डायगोनल में D1 D2 D3 था ना, स्केलर के अंदर क्या होगा, सारे सेम होंगे। सारे सेम होने का मतलब जैसे K0 0 0 K 0 0 0 K 0 0 K, कहानी पकड़ में आई आपको। इट इज एन स्केलर मैट्रिक्स। जबकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सारे 1 1 1 होंगे। इसका मतलब इट इज 1 0 0 0 1 0, इट इज 0 0 1। क्या आपको ये बात इतनी तो समझ में आती होगी भाई। दिखने में दोनों डायगोनल जैसे हैं, अगर तीनों डिफरेंट हो तो डायगोनल, अच्छा तीनों के तीनों सेम हो बट 1 नहीं हो तो स्केलर, और तीनों अगर 1 हो जाए तो आइडेंटिटी। अच्छा ये इसको अगर ये क्योंकि 3 ऑर्डर की है तो इसे I2 बोलते हैं, I3 बोलते हैं, सॉरी, सही है। तो I2 में क्या होता होगा, I2 में 2 होते होंगे, 1 0 0 1। क्या तक बात समझ में आई। लेकिन I1 नाम की कोई चीज नहीं होती, ध्यान रखना। हाँ, क्योंकि 0 ही नहीं है उसमें, कहे का डायगोनल आगे का नहीं पकड़ में। हाँ, तो बस आप पहले यहां तक लिख लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया, बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया जा रहे हो आप। चिंता मत करो, अरे अपन तो मजे ले रहे हैं, तो आप तो लिखो, ठीक है। जिनसे नहीं लिखा गया वो लिखते चलना, जिनका हो गया वो आगे बढ़ते चलना। हो गया, हाँ। अच्छा, अब इसके बाद में आ जाएगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में देखिएगा, ट्रायंगुलर के अंदर 2 पार्ट हैं। ये आपको दिखा नहीं, या दिख रहा है ना, हाँ। इतना छोटा मैं लिख ही नहीं पाता, छोटा वैसे ही। ट्रायंगुलर का मतलब हो गया अपर ट्रायंगुलर एंड इट इज लोअर ट्रायंगुलर। अब देखिए साहब, अपर ट्रायंगुलर में क्या है ना, अपर ट्रायंगुलर में अपर ट्रायंगल के एलिमेंट बसते हैं, बाकी के 0 होते हैं। अपर ट्रायंगल के एलिमेंट बसते हैं, कहने का मतलब ये कि अगर जैसे अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए, तो हम लोग बोलेंगे A B C, ठीक है ना, फिर 0 D E, फिर 0 0 F। आप में से किसी ने अगर नजर ढंग से देखी तो आपको पता चलेगा जो अपर ट्रायंगुलर है ना, अपर ट्रायंगल जो है उसके एलिमेंट बराबर हैं, लेकिन नीचे वाले ट्रायंगल के सारे एलिमेंट 0 हैं। यहां तक की कहानी पकड़ में। तो मैं क्या इसको बनाऊं, या एक आप ट्रायल ले सकते हो, बना लीजिए फटाफट से खुद। देख लिया आप लोगों ने। पहले हम फटाफट से अपर ट्रायंगल की फोटो बनाइए, बनाने के बाद में लोअर की खुद बनाइए, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर जैसे आपसे बन जाए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। वो आपके लिए पहला ऐसा क्वेश्चन होगा जो कोई टेक्निकल लैंग्वेज में होगा, ठीक है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसको अगर मैं शो करता हूं, टेक्निकली अगर शो करता हूं, तो मैं लिख रहा हूं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैज Aij is equal to 0 for I greater than j। श्योर है ना भाई। बस Ai is equal to 0 और फिर ब्रैकेट में I is greater than j। जैसे ये लिखा जाता है अपने आप समझ जाता है कि सर ने अब अपर ट्रायंगल दे दिया,
अपर ट्रायंगल वो जिसमें लोअर ट्रायंगल के सारे जीरो हैं, अपर के सारे बच गए। अच्छा, लोअर ट्रायंगुलर में क्या है, जिन्होंने नहीं बनाया उनके लिए बना लेते हैं A00, सही भाई, A00, BC0, DEF, सही है भाई। और इसके अंदर क्या है, अगर देखा जाए तो लोअर ट्रायंगल में सारे बच गए और अपर ट्रायंगल के अंदर AIJ इज इक्वल टू 0 आ गया फॉर I इज लेस देन J, सही है भाई, I इज लेस देन J। अब जिन्होंने ये बना लिया उनके लिए आगे चलने का टाइम, ठीक है भाई। हाँ भाई, बड़े गप्पे वप्पे चल रही हैं आपके। हाँ भाई, लिखेगा इंपॉर्टेंट रिमार्क। हाँ भाई, लिखेगा रिमार्क में पहला रिमार्क, every diagonal matrix is a lower and upper triangular matrix। obvious बात है, every diagonal matrix is a lower and upper triangular matrix। मैंने जो बोला वो आपके समझ में आया? yes sir। obvious बात है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल को छोड़ के बाकी सब जीरो होता है, सही है। और ऊपर भी जीरो और नीचे भी जीरो है, इसका मतलब ऊपर जीरो है, इसका मतलब लोअर ट्रायंगुलर है, और नीचे जीरो है तो इसका मतलब, तो ये तो दोनों ही है ना, डायगोनल में तो दोनों होते हैं, डायगोनल के अंदर तो दोनों साइड है, तो इसका मतलब इट इज अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर बोथ। अगले सेकंड नंबर पे आइएगा। अब यहां आकर के थोड़ा आपके लिए सिचुएशन थोड़ा झटके वाली है। अब देखते हैं कितने लोग संभाल पाते हैं। रेडी, लिखिएगा मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए ना, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना, कम से कम इतने जीरो तो होने ही चाहिए, ठीक है। आप तो 3 के लिए बोल रहे हैं, 3 के लिए नहीं बोल रहा मैं, आराम से सुनो आप तो, देखो बड़े ध्यान से। अब यहां अगर के, अब यहां पे आपको इस थोड़ा ये चैप्टर है ना, अपनी हल्की सी हीट देगा, ठीक है, ताकि आपको फील आ जाए कि हाँ ये चीज ये है। देखिए साहब, ये A11 थोड़ा लिखना पड़ेगा, A12, A13 डैश A1n लिख दे भाई। इट इज A21, A22 और A23 डैश A2n, ऐसे बढ़ते बढ़ते AN1, AN2, AN3 और ऐसे बढ़ते बढ़ते ANN, यहां तक हो गया। अच्छा, अब हमें ये पता है कि ये जो बीच में जो ये वाली पार्टी है, दिस इज प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है ना भाई। अब अपने को ये भी पता है कि ये अपने आप में n ऑर्डर की है। अगर ये n ऑर्डर की है तो कहना मतलब ये कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसमें अपने पास में n एलिमेंट्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि A11, A12 सॉरी A11, A22 मिला करके ANN तक आते थे, n एलिमेंट्स हो जाएंगे। अच्छा, मेरे को ऊपर के एलिमेंट्स और नीचे के एलिमेंट्स जब तक n नहीं पता तब तक नहीं पता, तो मैं ये जानता हूं कि ऊपर के एलिमेंट और नीचे के एलिमेंट जो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में फंसे हुए हैं, ये दोनों बराबर हैं। तो मैं अगर इससे x कहता हूं तो ये भी x है, सही भाई। फाइनली अगर देखा जाए तो ऊपर का x, नीचे का x और प्लस में n मिलाकर के n² होना चाहिए। n² तो समझ में आया आपको, n यो और n यो, याद है ना, मैंने सिंपल तरीका n² होना चाहिए। अब मेरे को यहां से ये समझ में आ गया कि फाइनली x की वैल्यू इज इक्वल टू में n² माइनस n/2। यहां तक तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई परेशानी आई होगी। माने आपको ये पता चल गया कि n क्रॉस n की मैट्रिसेस में ऊपर n² माइनस n/2 होते हैं, नीचे n² माइनस n/2 होते हैं और बीच में n एलिमेंट्स होते हैं। नहीं आया समझ में? यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कम से कम कितने जीरोज होने चाहिए। भाई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अगर बाय द वे चाहे अपर हो चाहे लोअर हो, एक ट्रायंगल पूरा जीरो से बनना चाहिए। नहीं समझ में आया? एक ट्रायंगल पूरा जीरो से बनना चाहिए, तभी वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, चाहे ऊपर का बोलो चाहे नीचे का बोलो। अगर इसमें से एक भी छूट गया, जीरो की जगह कुछ भी भर गया, दुनिया से ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं बोलेगी। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए कम से कम वर्ड है, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो कितने और भी पढ़ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इधर वाले भी चिपका सकते हैं 2-4 जीरो, तो
नहीं आया समझ में? लेकिन कम से कम हमारे को कितने की जरूरत है? n स्क्वायर माइनस n/2 जीरोज की तो जरूरत है, वरना उसके बगैर तो हम ट्रायंगुलर मानेंगे ही नहीं। तो मिनिमम नंबर जीरोज इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर, ठीक है ना, n स्क्वायर माइनस n/2, ठीक है ना, और ब्रैकेट में लिख देते हैं एटलीस्ट वन ट्रायंगल, ठीक है ना, और यहां पे लिख देते हैं अबोव और बिलो, ठीक है ना, मस्ट हैव ऑल इट्स एलिमेंट्स जीरो। कम से कम एक ट्रायंगल के तो सारे एलिमेंट होने ही चाहिए, क्योंकि सामने वाला मिनिमम पे खेल रहा है, मिनिमम इतने तो लाओ, ठीक है। जिन्हें ये छोटा तो क्वेश्चन समझ में आया उनके लिए अगला क्वेश्चन पे आता हूं, ठीक है, अगले पे दिमाग लगाते हैं। At least one triangle above or below must have all its element equal to zero, must have all elements equal to zero, ठीक है भाई। हाँ भाई, अब अगले वाले पॉइंट पे आ गया मैं, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अ डायगोनल मैट्रिक्स। पहले आपको डायगोनल सोचना पड़ता है। डायगोनल मैट्रिक्स में ध्यान पड़ा आपको, ये बीच वाले ए बी सी डी ई एफ डैश डैश हो सकते हैं, सही बात है। ऊपर वाले सारे के सारे जीरो, नीचे वाले सारे के सारे जीरोज होंगे, ये बात तो पक्का है ना। कम से कम ये भी जीरो चाहिए और ये भी जीरो चाहिए। हमने ये नहीं कहा ज्यादा से ज्यादा तो कितने और जीरो हो सकते हैं, उसके ऊपर बाद में आएंगे। इतनी ये दो तो डब्बे तो जीरो से चाहिए, ठीक है ना। तो ये दो ट्रायंगुलर है ना डिब्बे, ठीक है, जीरो से भरने ही पड़ेंगे, जीरो चाहिए ही, ठीक है ना, इतने तो चाहिए ही चाहिए। और एक डब्बे में कितने आते हैं? n स्क्वायर माइनस n/2, ये हमने अभी पता करा। तो नीचे वाले में कितने आते हैं साहब? n स्क्वायर माइनस n/2। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन दोनों का सम n स्क्वायर माइनस n। तो कहना होता है इसीलिए मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू में कितना? n स्क्वायर माइनस n, दोनों का सम। आपके लिए और बेहतर रहेगा कि आप इन दोनों को जोड़ते हुए दिखाओ, ठीक है। n स्क्वायर माइनस n/2 बोले तो कितना? n स्क्वायर माइनस n, ठीक है ना भाई। ये ठीक है ना ऊपरी ट्रायंगल, और ये ठीक है लोअर ट्रायंगल। इसमें जीरो इतने आएंगे, इसमें इतने जीरो आएंगे, तो कम से कम इतने जीरो तो चाहिए ऊपर और नीचे के, ठीक है ना भाई। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ज्यादा से ज्यादा कितने ला सकते हो सर जीरो? मैंने कहा एक को छोड़ के बाकी सारे के सारे जीरो कर सकता है तू, नहीं है। एक को छोड़ करके बाकी सारे, तो सारे कितने? n स्क्वायर, सारे कितने? n स्क्वायर, उसमें एक को छोड़ दे तो n स्क्वायर माइनस 1। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज का नाम लेकर के तो बहुत आसान गेम है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, इसी के अंदर अगला क्वेश्चन क्या है? ये रिमार्क ही एक तरह का। पॉइंट नंबर 4, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इन व्हाट? डायगोनल मैट्रिक्स, सही है, इज इक्वल टू में n स्क्वायर माइनस 1। हाँ भाई, हाँ भाई, अगले क्वेश्चन में आते हैं। जिन लोगों ने यहां तक बना लिया
क्या? इन डायगोनल मैट्रिक्स मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इन डायगोनल मैट्रिक्स, टोटल एन स्क्वायर, उसमें एक को छोड़ दो, बाकी सब जीरो जीरो कर दो। अब एक क्वेश्चन में है, इफ a प्लस 2b इज इक्वल टू दिया जा रहा है 1 2 0 6 माइनस 3 3 5 3 1 एंड 2a माइनस b इज इक्वल टू 2 माइनस 1 5 2 माइनस 1 6 and 0 1 2, then trace of a minus trace of b is equal to question mark, then trace of a is equal to trace of a minus trace of b is equal to question mark। हाँ भाई, क्योंकि मैंने तब ट्रेस के ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं बोला था, मैंने कहा था वो हम लोग टाइम से उठाने वाला टॉपिक था इसलिए उठा गए, ठीक है। लेकिन मैंने जो जो प्रॉपर्टी लिखवाई उन पे मैं अब आपको कोशिश कर रहा हूं क्वेश्चन को समझाने की। लिख लिया आप लोगों ने क्वेश्चन? लिख लें पहले आप। हाँ भाई, अब जिन्होंने क्वेश्चन लिख लिया वो जल्दी से मुझे ट्रेस ऑफ a प्लस 2b बता दें। सोच लिया आपने? ट्रेस ऑफ a प्लस 2b इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 3 प्लस 1, बोले तो माइनस 1, बराबर है भाई। अब मुझे ट्रेस ऑफ 2a माइनस 2a प्लस b भी बता दीजिए। अरे भाई पास वाले का ट्रेस बता दीजिए ना, कितना बताना है? 2 प्लस माइनस 1 प्लस 2, बोले तो 3। यहां तक तो कोई गलत नहीं है। अच्छा, जिन लोगों को ये 2a माइनस b है, अच्छा, ट्रेस ऑफ 2a माइनस b इज इक्वल टू इतना आ गया, ठीक है। एक सेकंड देख लें क्वेश्चन के अंदर, नहीं तो पता चला है ना अपन आंसर बैठाते फिर रहे हैं। क्वेश्चन में 2a माइनस b है, हाँ, ऊपर वाला a प्लस 2b है कि वो a माइनस 2b है, वो बराबर है, सही है, ठीक है। हाँ, अब जो होगा देख लेंगे, ठीक है। हाँ साहब, जिनको ये बात यहाँ तक पकड़ में आ गई, मैं आगे अपनी बात लिख रहा हूँ कि ट्रेस ऑफ a प्लस 2b इज इक्वल टू में ट्रेस ऑफ a प्लस में ट्रेस ऑफ 2b, याद आ गया आपको? एक प्रॉपर्टी ने हमारे को लिखा है अभी, याद है ना भाई? ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ a प्लस b होता है, तो उल्टा भी सही होता होगा। इसका मतलब ऐसा कर सकता हूं और ऐसा कर सकता हूं, तो ये भी ध्यान होगा के a होने पर 2 बाहर आ जाएगा, तो ट्रेस a प्लस 2 ट्रेस b इज इक्वल टू कितना? माइनस 1। ये तो सरकार ने दिया है। अच्छा, दूसरी तरफ से मुझे पता है ट्रेस ऑफ a माइनस 2b इज इक्वल टू में ट्रेस ऑफ a माइनस 2a माइनस b, ओके। हाँ भाई, तो 2 आगे ले लूं। अच्छा, माइनस में ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू कितना गिवन है? 3। अब ये सोचने की बात है कि अपने को तो b उड़ा दूं, b उड़ाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर डाला तो इट इज ट्रेस ऑफ a प्लस में कितना? 2 ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू माइनस 1 पिछली लें और 2 से मल्टीप्लाई करके दोबारा लिख रहा हूं, इट इज 4 ट्रेस a माइनस में 2 ट्रेस b इज इक्वल टू 6। ऐड कर लूं, ऐड करते ये दोनों गए और फाइनली ट्रेस ऑफ a इज इक्वल टू 1 आ गया। सही है भाई? अपने पास ट्रेस ऑफ a जैसे ही 1 आया, ट्रेस ऑफ a की जगह 1 रखते ही ट्रेस ऑफ b माइनस 1 आ गया। अब क्वेश्चन वाले ने हमसे क्या मांगा था? ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस 1 इक्वल टू 2। कहानी पकड़ में आ गई? ये अपने जो प्रॉपर्टीज लिखी है उनका फायदा ऐसे उठाना है अपने को। हाँ भाई, by using 0 and 1 only, how many matrices of order 3 such that first
It is a diagonal matrix. Second, it is a non-singular as well as diagonal. नॉन सिंगुलर का मतलब होता है जब आपका d जीरो ना हो, माने उसका डिटरमिनेंट जीरो ना आ जाए, ठीक है, बाय यूजिंग 0 and 1 ओनली। पहला क्वेश्चन क्या है? डायगोनल है ना? हाँ जी साहब, आंसर इज 7। सही जवाब आ रहा है। वैसे आपको नहीं पता, पहली बात तो ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स की अगर बात करी जाए ना, तो डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे को सिर्फ 3 खाने भरने होते हैं, बाकी सब जगह तो वैसे ही 0 0 आना है। माने 0 और 1 में चॉइस थोड़ी ना है, कोई 0 और 1 में चॉइस ही नहीं है। अरे भाई ये तो वैसे ही 0 0 0 भरना है, वरना डायगोनल ही नहीं बनने देगा वो। माने आपको सिर्फ 3 खाने हैं जिनमें चॉइस है, आपकी मर्जी है जो भरो, ठीक है। अब अगर भाई इन 3 जगहों पे भी 0 और 1 में केस बनाया जाए तो इस जगह को भरने के तरीके 2। कौन से 2 तरीके? या तो 0 या 1। इसको भरने के तरीके कितने? 2। इसको भरने के तरीके 2। अरे 2 तो टोटल तरीके होते 8। लेकिन अगर भाई अपन ने तीनों में 0 0 0 आने दिया तो भी लफड़ा है, याद है ना, फिर वो डायगोनल में नहीं आएगा। तो वी कॉल इट कि इसको भरने के तरीके 2, फिर पास वाले को भरने के तरीके 2, फिर पास वाले को भरने के तरीके 2। -1 वो केस when all are zeros, जब सारे 0 आ जाए वो केस हटा दो बस। आप इसका आंसर इज 7। इसका 7 डायगोनल एलिमेंट 0,1 से बन सकती हैं। वापस सुन लीजिएगा, इनको भरने के लिए चॉइस नहीं है, ये कॉर्नर वाले भरने की चॉइस नहीं है, वहां तो फिक्स है। चॉइसेस सिर्फ 3 खानों में खुली थी हमारे पास, और हर किसी को भरने के तरीके थे 2, हर जगह को भरने के तरीके थे 2। 0 1, अगले का 0 1, अगले का 0 1। फिर एक केस वो हटाना पड़ गया जिसमें सब में 0 0 0 आ सकता था, वो हटा दो बस। अब सही है? हाँ भाई, अगले पॉइंट पे आइएगा। मैंने अगला भी लिखा, पॉइंट नंबर 2। सोचा किसी ने डायगोनल भी हो और नॉन सिंगुलर भी हो? एक मिनट, तब तक मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। ये A0 0 0 B 0, इट इज 0 0 C, ऐसा कर लो, ठीक है ना भाई। पहली बात तो मैं आपके सामने ये पक्का करता हूं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट नहीं, सॉरी, इसका डिटरमिनेंट क्या होता है। इसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू में A0 0 0 B 0 एंड 0 0 C। सही है भाई। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू विल बी A इंटू B इंटू C। जब भी आप खोलोगे तो ABC आएगा। जिनको नहीं ध्यान है, एक बच्चे ने आकर के नोटिस भी किया था, हम लोगों ने एक क्वेश्चन अभी इन्हीं दिनों में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के नाम से निकाला था। उसमें पहली इक्वेशन, जो 3 इक्वेशन दी गई थी, पहली इक्वेशन में x y z तीनों थे, दूसरी इक्वेशन में सिर्फ y और z के एलिमेंट थे, और तीसरी इक्वेशन में सिर्फ z का एलिमेंट था। और जब आपने उनकी मल्टीप्लाई करी थी तो k इंटू k माइनस 1 इंटू k माइनस 2 आया था। 1-2 स्टूडेंट्स ने मुझे आकर के नीचे भी दिखाया था कि सर अगर कभी भी ऐसे तीनों में 0 0 0 आ रहा हो तो क्या सिर्फ इसी का मल्टीप्लिकेशन आंसर होता है? हाँ, इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन आंसर होता है। यह आने वाले टाइम की हमारी प्रॉपर्टी थी मैट्रिसेस की, मैंने उस समय नहीं गाई, लेकिन अब जरूरत पड़ रही तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका मल्टीप्लिकेशन। तो खोलोगे तो कैसे खोलोगे? ए से खोलूंगा, अगर मैं ए से खोलता हूं तो BC माइनस 0, तो ABC माइनस 0, और बाकी तो 0 0 है ही, तो इसका मतलब इसका आंसर A इंटू B इंटू C। अब A इंटू B इंटू C में से अगर इन तीनों में एक भी 0 घुस गया तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाएगा, और डिस्क्रिमिनेंट 0 आते वो सिंगुलर में गिन लिया जाएगा। लेकिन मुझे तो आंसर कैसा चाहिए? नॉन सिंगुलर, माने मेरे को D को 0 नहीं होने देना। तो कहना मतलब इक्वल टू 1, ठीक है ना, मतलब ये कि इक्वल टू 1 होना ही चाहिए भाई, सही है। अदरवाइज इट वुड बी सिंगुलर, नहीं तो ये सिंगुलर में गिन लिया जाएगा। और अगर भाई तो A इंटू B इंटू C इक्वल टू 1 है तो आपको ये भी पता चल गया होगा, इसका मतलब ये है कि हमारे पास में A B C के नाम पे भी एक ही चॉइस है, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 1, तीनों को 1 ही भरना है।
तो कहना होता नंबर ऑफ सच डिटरमिनेंट ओनली वन, एक ही ऐसी डिटरमिनेंट बन सकती है जब सब 1 1 हो, बाकी तो 0 0 फिक्स आई। तो कहना मतलब 100, इसके आगे लिख लीजिएगा 100 नंबर ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू कितना 1, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास में डिटरमिनेंट भी है, सॉरी डायगोनल डिटरमिनेंट भी है और साथ में क्या है नॉन सिंगुलर भी है। सही भाई, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट। हाँ भाई, वैसे तो इस क्वेश्चन में एक और पार्ट भी था लेकिन उस पर बाद में आते हैं, पहले आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, लिखिएगा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, हाँ जी साहब, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे आइएगा, लिख लीजिएगा मैट्रिसेस ए आई जे एम क्रॉस एन एंड बी आई जे पी क्रॉस क्यू, ठीक है ना, आर सेट टू बी इक्वल, आर सेट टू बी इक्वल, matrices this and this are said to be equal when first their order is same, first when their order is same, लिख लिया। सेकंड नंबर पे लिखिएगा when aij is equal to bij for all I comma j, aij is equal to bij for all I comma j for corresponding elements, for corresponding elements, for corresponding elements, देख लिया। हाँ भाई, अब एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, इसी के अंदर बस सिर्फ एक आइडिया भी दे रहा हूँ और एक इंटरेस्टिंग बात भी उसी के अंदर अटैच करूंगा, ठीक है। x माइनस वाई यहां पे दिया है 2x प्लस जेड, हाँ भाई, अगले में दे रखा है 2x माइनस वाई, यहां पे दे रखा है 3z प्लस w, फिजिकल टू में सामने एक और डिटरमिनेंट को बिठाया अगले ने -1 5 और यहां दे रखा है 0,13। पहली बात ये दोनों आमने सामने बैठने लायक है क्या? सोच लिया आपने? भाई आप हर किसी को थोड़ी ना इक्वल कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले अपन नल मैट्रिक्स में दो नल मैट्रिक्स को बराबर होने ही नहीं दिया था। क्यों नहीं होने दिया था? किसी को याद है आपको? ऑर्डर सेम नहीं था। क्या इन दोनों का ऑर्डर सेम है क्या? पक्की बात है। लेकिन इसमें तो 8 दिख रहे हैं ना, ऊपर 4 नीचे 4, एक ही है ना, मतलब 4 दिख रहे हैं ना आपको। हाँ ठीक है। अब जिनको ये पता चल गया कि ऑर्डर इज सेम, तो हाँ भाई सामने बैठ सकते हैं। आगे क्वेश्चन है फाइंड एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है ना भाई। अब ये क्वेश्चन कभी अपने सामने भी आया था और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्यों लगा, क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा था कि इसका सॉल्यूशन किसी ने ऐसे भी सोचा होगा। x माइनस वाई इक्वल टू 1, याद है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। तो पहला एलिमेंट याद है a11 के बराबर होगा। अच्छा इधर से देखा जाए तो इट इज 2x प्लस जेड इज इक्वल टू कितना 5। अगले वाले के अंदर अगर देखा जाए तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड इन द लास्ट 3z प्लस w इज इक्वल टू 13। भाई हर एलिमेंट अपने सामने वाले एलिमेंट के बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल तभी होंगी जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो और उनका ऑर्डर सेम हो। एनीवे, अब मैं बता रहा था तो इंटरेस्टिंग क्यों लगा। इंटरेस्टिंग यूं लगा कि इसका आंसर एक तुक्का है, 1 2 3 4। इसका आंसर बड़ा जबरदस्त है, 1 2 3 4। आप दिमाग से सोचोगे तो आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, देखो खटाखट खटाखट, ठीक है ना। अदरवाइज ये एक अच्छा खासा समय ले जाता है। आप देखोगे ना तो इसके अंदर सिर्फ इतना से लिखना और सर पीटना एक ही बात है। बाय ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण से
ठीक है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3 एंड w इज इक्वल टू 4। देखो सारे सेट हो गए क्या, है कि नहीं भाई? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये रेजोनेंस की शीट में मिला था मेरे को कि बाय ऑब्जर्वेशन। मैंने कहा ऑब्जर्वेशन, हमारे को आधा घंटा हो गया इसको ढूंढते हुए, ठीक है, एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, तीसरा चौथा मिल नहीं रहा, और एक ऑब्जर्वेशन के नाम पे तुम लोगों ने गाड़ी निकाल दी। तो इसका मतलब ये भी, अब ये वो उनकी कमी नहीं है, और ये पावर है भाई। हाँ, और आपको पता होना चाहिए, आपको ये भी ध्यान है कि आपने ध्यान से अगर कभी बाइनोमियल थ्योरम करी हो, आपने अगर पीएनसी का क्वेश्चन करे हो, प्रोबेबिलिटी तक तो आप पहुंचे ही नहीं, तो कई क्वेश्चन इन दिनों ऐसे आ रहे हैं जिनमें हमारे को ये पता करना होता है कि कितनों का सम 9 आ रहा है, कितने केसेस है जिनका सम 9 आ रहा है। आप अगर भाई जिन्होंने बाइनोमियल थ्योरम क्या आईआईटी के क्वेश्चन लगाए हैं, उन्हें पता होगा कि हम सिर्फ एक में x की पावर 9 वाले एलिमेंट ढूंढते हैं, और वो सिर्फ ऐसे सोचा जा रहा है कि 0 + 0 + 0 + 0 9, 0 + 0 और लास्ट में 9 इज 9, 1 + 8 इज इक्वल टू 9, 2 + 7 इज इक्वल टू 9। अगर कोई इसे एथिकली जानने की कोशिश करे तो शायद मेरा ज्यादा दिमाग कहता है ना, उसे 1 से 1.5 दिन लग जाए, और अनएथिकली जाए ना तो सिर्फ 5 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाता है। मतलब आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ऐसे भी सोचना है, जिसे अपन नकार देते ना, यार ये तो साइंटिफिक तरीका नहीं है ना, तो उसे उन लोगों ने नाम दे रखा मैथमेटिकल इंडक्शन। नहीं, इंडक्शन हुआ मेरे को अचानक से, है ना, मैथमेटिकल इंडक्शन हुआ, और मेरे को फील आ गई यार 1 2 3 4 इज द बेस्ट। नहीं है समझ, ये भी एक तरीका, अब इसमें भी तैयारी रखिए, ठीक है। याद होगा I1 + I2 + I3 + I4 इज इक्वल टू 20। तो I1 I2 I3 के ऑल वैल्यूज बताइए, जबकि I1 इज लेस देन I2 इज लेस देन I3 इज लेस देन I4, है ना। IIT 2015 का क्वेश्चन, मतलब ऐसे लाइन के अंदर उन्होंने क्वेश्चन लगाए, और अपन को इस तरीके के ऊपर भी दिमाग लगाना चाहिए। ये जिसे आप बाय ऑब्जर्वेशन इंडक्शन कहते हैं ना, हाँ, ये भी जरूर ध्यान रखना है मेरे को। मैंने कहा ना, इसीलिए तो मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया कि जहां एक तरफ हम लोग ये बात कर लेंगे, वहां दूसरी बात ये भी हो जाएगी। बाकी अपन कल करें, लेकिन कल के ऊपर डालने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो लिख लो, आप करके ले आना हुआ, ठीक है। हाँ भाई, चलो कल ही करते हैं ना, मिल लेना वो पेज।